हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है आखिरी खत। मनोज बेटा, मुझे आज कुछ जरूरी काम है। अगर तुम मेरा एक काम कर सको तो। अग्रवाल साहब ने अपने बेटे मनोज से कहा। जी बाबूजी, जरूर, पहले आप काम तो बताइए, मनोज बोला। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि गांव की जमीन का कुछ भाग जागीरदार ने हथिया लिया है, तो उस सिलसिले में मैंने एक वकील से बात की थी। उन्होंने आज मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं जा ना सकूंगा। दफ्तर में नए अफसर आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए मुझे आज वहां रुकना होगा। बेहतर होगा जो तुम ये बात वकील साहब से जाकर बता आओ। अग्रवाल साहब बोले। जी बाबूजी, मैं वहां चला जाऊंगा, आप मुझे बस उनका पता ठिकाना दे दीजिए, मनोज बोला। हाँ, ये रहा पता, इस कागज पर लिखा है। वैसे भी वो जाने माने वकील है, तुम्हें उनका घर आसानी से मिल जाएगा, अग्रवाल साहब बोले। जी बाबूजी, आप बेफिक्र होकर दफ्तर जाइए, आपका काम हो जाएगा, मनोज बोला। ठीक है बेटा, और इतना कहकर अग्रवाल साहब दफ्तर के लिए रवाना हो गए। इधर मनोज भी निकल पड़ा वकील साहब के घर की ओर। पता ठिकाना खोजते खोजते मनोज उनके मोहल्ले तक जा पहुंचा। वो कागज लेकर उनका घर खोज ही रहा था कि सड़क पर पड़े केले के छिलके पर उसने ध्यान न दिया और फिसलकर मुंह के बल जा गिरा। उसके गिरते ही सड़क के किनारे पर खड़ी दो लड़कियां ठहाके मारकर हंस पड़ी। उनका हंसना देखकर मनोज को बहुत गुस्सा आया और उनके पास जाकर बोला, क्यों जी, किसी मजबूर इंसान को सड़क पर गिरा देखकर बहुत दांत निकल रहे हैं आप लोगों के? जनाब, दांत हमारे हैं, हम चाहें तो अपनी बतीशी निकाल कर रख दें, इससे आपको क्या? और फिर आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें तोहफे में बख्शी है, तो उनको इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? उनमें से बड़ी वाली बोली। मोहतरमा, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं? मनोज बोला। फिर वही बात, मेरा मुंह, मेरी बात, मेरा मोहल्ला, मैं कुछ भी कहूँ इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर से बड़ी वाली लड़की बोली। गुस्ताफी माफ मोहतरमा, ये मोहल्ला आपके अब्बा हुजूर का नहीं है, मनोज बोला। तो ये मोहल्ला आपके भी अब्बा हुजूर का नहीं है, फिर से वही बड़ी लड़की बोली। मोहतरमा, बाप तक मत जाइए, नहीं तो आपकी खैर नहीं, मनोज बोला। पहले तो आप ही पहुंचे थे मेरे अब्बा हुजूर तक, वो बड़ी लड़की बोली। लड़की होकर आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मनोज बोला। हाँ, आप तो जैसे शरीफों के खानदान के चश्मो चिराग हैं। शकल तो देखो हुजूर की, शराफत तो जैसे चेहरे से टपक रही है। निहाती बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप, वो बड़ी लड़की बोली। तभी उनमें से छोटी लड़की बोली, रहने दो ना आपा, झगड़ा बढ़ाने से क्या फ़ायदा। हाँ, तू सही कहती है नूर, ये इंसान बात करने के लायक ही नहीं है, बड़ी लड़की बोली। हाँ नूर, तुम कितनी समझदार हो, सीखो, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से, मनोज बोला। सीखने की जरूरत आपको है, मुझे नहीं, समझे जनाब। और इतना कहते ही बड़ी बहन ने नूर का हाथ थामा और जाने लगी। तभी मनोज ने टोकते हुए कहा, जरा अपना नाम तो बताइए। जाइए, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया, यही नाम है, और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मनोज भी अपने काम में लग गया। कुछ देर में वो वकील साहब के दरवाजे के सामने था। उसने दरवाजा खटखटाया। तभी एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मनोज सदमा खा गया, लेकिन फिर संभालते हुए बोला, अच्छा तो विक्टोरिया जी, आप इंग्लैंड से कब पधारी? हमें खबर कर दी होती तो आपके स्वागत में मैं बहुत बड़ा जश्न रखते। कितने बदतमीज हैं आप, मुंह उठाकर घर तक चले आए, शर्मो हया बेचा ही है क्या? उस लड़की ने कहा। तभी भीतर से आवाज आई, कौन है सफीना, तुम किससे बहस कर रही हो? जी मैं हूँ, अग्रवाल साहब ने भेजा है, मनोज ने चिल्लाकर कहा। अच्छा, बाहर क्यों खड़े हो, भीतर आओ। भीतर से मोहतरमा अंसारी जी ने आते हुए कहा। जी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वकील साहब हैं, मनोज ने उस शख्स से पूछा। जी मैं ही वकील मुतरजा अंसारी हूँ, कहिए कैसे आना हुआ, वकील साहब ने पूछा। जी बाबूजी को आज कुछ खास काम निकल आया है, वो आज ना आ पाएंगे, यही खबर देनी थी। और आप मुझे ये बताएं कि अब वो किस दिन आ सकते हैं, मनोज ने पूछा। ऐसा करो, उनसे कहना कि रविवार को आ जाए, मैं इंतज़ार करूँगा, अंसारी जी बोले। जी बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ, मनोज बोला।
अरे कहाँ चले, चाय पीकर तो जाते। अंसारी जी बोले। जी शुक्रिया, चाय फिर कभी। और इतना कहकर मनोज उनके घर से चला आया। तो ये थी सफीना और मनोज की पहली मुलाकात। और जब तक अग्रवाल साहब की जमीन का केस रफा दफा ना हो गया तो मनोज और अग्रवाल साहब का अंसारी साहब के घर आना जाना लगा रहा। इसी बीच सफीना और मनोज का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपना मान लिया। दोनों ने ही साथ जीने और मरने की कस्में खाई। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो चली थी कि वो दोनों अब एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। और इनके इस रिश्ते से दोनों परिवार को भी कोई एतराज न था। अंसारी साहब की बेगम साहिबा अपनी छोटी बेटी नूर को जन्म देते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। दोनों बेटियों को अंसारी साहब ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। और इधर शुभेंदु अग्रवाल साहब की भी धर्मपत्नी लंबी बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई थी। उन्होंने भी अपने इकलौते बेटे को खुद संभाला था। अब अंसारी साहब चाहते थे कि मनोज और सफीना का सगाई कर दिया जाए, फिर बाद में मुनासिब वक्त देखकर दोनों की शादी भी कर देंगे। अग्रवाल साहब भी यही चाहते थे और दोनों की सगाई भी हो गई। लेकिन वक्त के आगे भला किसकी चल पाती है। होने को तो कुछ और भी मंजूर था। तभी गुजरात में दंगे भड़क गए और इस कदर भड़के कि हिंदू मुस्लिम दोनों की एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ बस खौफ ही खौफ, दहशत ही दहशत थी। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। आपसी दोस्ती और भाईचारे को दागदार किया जा रहा था। हर जगह मातम ही मातम। बहुत ही मनूस घड़ी थी वो। कोई भी सुरक्षित नहीं था। उस समय न सलमा न सीता, कुरान और गीता में लिखे संदेशों को लोग भूल चले थे। बस छुरे और द्वार पर खून ही खून नजर आ रहा था। अब लाए डर रही थी। घूंघट में छुपी हर दुल्हन सोच रही थी कि उसकी चूड़ियां सुरक्षित रहे। हर बहन और माँ का आंचल दुहाई दे रहा था। लोगों की खिड़की दरवाजे नहीं खुल रहे थे। रात को दो सन्नाटा था ही, लेकिन दिन में तो भी वही हाल था। बस अगर शोर सुनाई देता तो वो दंगइयों का था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही देश है जिसकी आज़ादी के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। उन सब ने अपना खून ये सोचकर तो नहीं बहाया होगा कि आगे चलकर देश का ये अंजाम होगा। इतनी बार देश पर मुसीबत आने पर भी सबने एक साथ मिलकर उसका समाधान किया। पर जो हालात अब थे उन्हें देखकर लगता था कि दंगइयों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी है। अल्लाह और ईश्वर के बनाए हुए इंसानों का खुद इंसान ही मजहब के नाम पर मजाक उड़ा रहा था। ऐसे वतन की तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इसी बीच अंसारी साहब ने फैसला किया कि वो इस जगह को छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे अपनी आपा के पास, और उन्होंने इस बात की किसी को भी इत्तला नहीं दी। सफीना ने खत लिखकर ये बात मनोज तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। उसने वो खत नूर को देते हुए कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम वादा करो कि ये खत मनोज तक जरूर पहुंचाओगी। नूर ने रोते हुए सफीना से वादा किया। इसी बीच उसी रात को ही दंगइयों ने अंसारी साहब के घर पर हमला कर दिया। दो लोग तलवार लेकर उनके घर घुसे। वो जैसे ही अंसारी साहब को तलवार घोंपने वाले थे तो उनके सामने सफीना आ गई। उधर से नूर ने मिर्ची का पाउडर दोनों दंगइयों के आंखों में डाला। सफीना ने दोनों की आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था अंसारी साहब के पास। उनको नूर की इज्जत और जान की हिफाजत करनी थी, और जो पोटली उन्होंने पहले से बांध कर रखी थी वो लेकर बाप बेटी रातों रात भाग निकले। उधर मनोज के पिता को भी नहीं बख्शा गया। उसे भी अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जब दंगे खत्म हुए तो लोगों ने अपनों की तलाश शुरू की, लेकिन मनोज को अपनी सफीना कहीं ना मिली। उसने हर जगह खोजा लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। अब वो बिल्कुल हताश हो चुका था। इसी तरह महीनों बीत गए। थक हार उसके मामा ने उसका विवाह करा दिया। धीरे धीरे मनोज अपनी पुरानी यादों से उबरने लगा, लेकिन सफीना को तो वो अभी तक न भूल पाया था। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गृहस्थी और बाल बच्चों में रम गया। अब मनोज 50 के पार हो चुका था और उसे किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ गया। उसने अपना काम निपटाया और कनॉट प्लेस घूमने आ गया। उसे याद आया कि उसकी पत्नी से उससे एक अच्छी सी साड़ी की फरमाइश की थी।
इसलिए वो साड़ी लेने एक दुकान पर पहुंच गया। उसने साड़ी पसंद की और दुकान की मालकिन के पास पेमेंट देने पहुंचा। तभी दुकान की मालकिन ने मनोज को ध्यान से देखा और बोली, मनोज मनोज भाईजान, आप यहाँ इतने सालों बाद। वो कोई और नहीं, नूर थी। नूर को देखकर मनोज को बहुत खुशी हुई और फिर जिससे हम प्यार करते हैं उससे जुड़ी हर चीज़ हमें प्यारी लगने लगती है। मनोज ने फौरन सफीना के बारे में पूछा। नूर ने सारी आप बीती कह सुनाई और बोली, फिर हम दिल्ली आ गए और अब्बा हुजूर ने ये दुकान खोल ली। उनके जाने के बाद ये दुकान मैं संभालती हूँ। तो क्या आप सफीना को मैं कभी भी न देख पाऊँगा? मनोज बोला। मुझे बहुत अफसोस है भाईजान, लेकिन मैं उनका लिखा आखिरी खत आपको देती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि ये खत मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगी, जिससे ये सोचकर मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कि न जाने कब आपसे मुलाकात हो जाए। फिर नूर ने एक पुराना सा कागज़ अपने बटुए से निकालकर मनोज को दिया। सफीना के लिखे उस आखिरी खत को पढ़कर मनोज की आंखें भर आई। उसने नूर को शुक्रिया अदा किया और चला गया।